जी शुक्रिया राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी ने संगठित रूप से मोदी सरकार के रूप में विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा हमला ठाना है। हम कहते हैं हमला किया है तो मानते ही नहीं, हमला ठाना है। और इसके जवाब में राहुल गांधी ने ऐसी बात कही, ऐसे बयान दिए, ऐसा आक्रमण किया कि इस सबसे बड़े हमले के सामने भी कोई भी मीडिया उनकी उस बात को छुपा कर नहीं रख सका। उनको कुछ न कुछ बोलना पड़ा, सामने आना पड़ा। और राहुल गांधी आज हेडलाइंस में है, इसके बावजूद कि सबसे बड़ा हमला, संगठित हमला सदन से हुआ है। और सदन में आप देखेंगे कि एक वर्ड है ना, श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर, और इधर आ गया ब्लैक पेपर। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो ऑफिशियली व्हाइट पेपर तो नहीं ला सकती, तो इसीलिए व्हाइट पेपर एक ऑफिशियल टर्म है और सरकार ने व्हाइट पेपर लाया। लेकिन इसका मकसद दरअसल यूपीए के समय के काले कारनामों, इन्वर्टेड कॉमा में समझिए, उनके नजरिए से लाने की उनकी कोशिश रही। अब ये जो कांग्रेस ने काले कारनामे गिनाए तो वो एक विपक्ष की भूमिका है और जो हर विपक्ष को करना होता है। लेकिन सत्ता पक्ष ने जो व्हाइट पेपर निकाला, ये सत्ता पक्ष की भूमिका होती ही नहीं है कि वो पिछली सरकारों के व्हाइट पेपर्स लेकर आए। उनको तो अपनी सरकार का व्हाइट पेपर लेकर आना चाहिए था। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट का जो सच है, ब्लैक एंड व्हाइट में वो यही है कि इसलिए इसको स्पष्ट करना जरूरी था कि बहुत लोग इसको बहुत हल्के तरीके से लेते हैं, लेकिन बहुत गंभीर बात है कि सरकार अपने कार्यकाल का व्हाइट पेपर न ला करके बीते सरकार का ला रही। इसी से जुड़ा हुआ पहलू यह भी है कि चलो आखिरी भाषण है, आखिरी मौका है, अब तो सत्ता आने वाली नहीं, अगर ये ना बोले तो अब कब बोलेंगे, तब तो फिर हमें भी ब्लैक पेपर ही लाना पड़ेगा विपक्ष में रहते हुए। ये भी उसका छिपा हुआ भाव है। आप देखेंगे अब सही और गलत के इसमें एक बहुत अच्छा हमने आपके प्लेटफॉर्म पे ही कहा था कि लगातार नरेंद्र मोदी जी जो भी स्टेप्स ले रहे हैं पॉलिटिकली, वो शुरू में तो लगता है कि बहुत बड़ा हमला है, लेकिन थोड़े ही समय में वो बैकफायर होता दिखता है। इसको हमने बिहार में देखा, ऑपरेशन नीतीश कुमार में, मैं दोहरा देता हूं हल्के हल्के में, ऑपरेशन नीतीश कुमार में देखा हमने, जो कि शायद बहुमत साबित न कर सके। और हमने झारखंड में देखा जहां पर कि हेमंत सोरेन ने पूरी बाजी ही पलट दी, सारा आक्रमण ही उल्टा हो गया और सरकार भी बची। और अब चुनाव करा ले, वहां देखिए क्या पोजीशन होता है, बीजेपी की हालत खस्ता हो जाएगी झारखंड में। इसके बाद अब आइए देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक कोशिश चल रही है, लेकिन जिस तरीके से रिएक्शंस एक्शंस आ रहे हैं तो यहां भी बैकफायर ही करेगा। और इन सब के बीच सदन में जो आखिरी समय, एक आखिरी मौका के तौर पर था, तो उसको उन्होंने जो डेट एक्सटेंड करके एक बड़ा हमला किया है, यह भी बैकफायर इसलिए करेगा क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर इस सरकार ने जितनी नाकामियां, जितने गलत किया है, उतना पिछली सरकार ने नहीं किया। और वो अब उस पर बात होगी, हर एक चीज पर बात होगी कि देश की किसी भी सरकार ने उस तरह से सरप्लस मनी को, रिजर्व बैंक की सरप्लस मनी को 1,76,000 करोड़ एक साथ ले लेना और पता नहीं वो पैसे कहां गए, ऐसा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था, किसी यूपीए सरकार ने नहीं किया था। इस सरकार ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि माने 12 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों के पैसे शाइफंड ऑफ हो गए, जो बोलते हैं ना मिट गए या कहां चले गए, इस तरीके से हो गया। 12 लाख करोड़ रुपए, वो भी करीब 2023 तक का आंकड़ा, 8 साल में। उसको एनपीए का भी रूप दिया गया है ना, भगोड़े यहां से पैसे लेकर भागते रहे बैंकों से उठा उठा करके, बैंक कंगाल होता रहा और वो 12 लाख करोड़ रुपया, अब तो एनपीए का अमाउंट 16 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो 16 लाख करोड़ रुपए आप
एनपीए करा देते हैं, बैंक को डुबा देते हैं, बैंक का पैसा वो आम आदमी का पैसा होता है, वो भी इसी रिजिम में हुआ, इससे पहले नहीं हुआ था। कर्जा लेने के मामले में देश की जितने प्रधानमंत्रियों ने, जितनी सरकारों ने मिल करके 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, उससे 3 गुना ज्यादा, अब 205 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पर हुआ है, और 3 गुना ज्यादा जो रकम है इसी मोदी सरकार ने कर्जे में ली है। ये तो मोटी मोटी बातें हैं जो हम लोग रोज बात करते हैं, वो हम याद दिला रहे हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्री जब इसका विश्लेषण करेगा कि कैसे तेल पूल से जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाखों करोड़ रुपए कमाए, लाखों करोड़, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलना चाहिए था, मिलने नहीं दिया गया, वो तो एक नुकसान। और इस कारण जो महंगाई बढ़ी, वो उसका इंपैक्ट तो मापे नहीं मापा जा सकता, वो भी जनता पर पड़ा। तो ये मोदी सरकार का रिजीम, अर्थशास्त्री इसका विश्लेषण करेंगे। हमने ये देखा कि पहले यूपीए की सरकार में भाई कॉर्पोरेट टैक्स से जो कलेक्शन होता था वो डायरेक्ट टैक्स से होने वाले कलेक्शन की तुलना में ज्यादा होता था। हम अमीरों पर टैक्स डालते थे, ये हमारी पॉलिसी रही थी हमेशा से, आम गरीबों पर नहीं डालते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने उलट दी पॉलिसी, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को एकदम निचले स्तर पर ला दिया। हम जीएसटी 18%, इवन 28% तक भी हमने जीएसटी दी है, अब उसको थोड़ी जरूर संशोधित किया गया है, लेकिन लंबे समय तक दी है 28% जीएसटी, और कॉर्पोरेट टैक्स को घटा करके आप डबल, मतलब मेरे ख्याल से 28% पर ला दिए, अभी मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूं। तो वो जो करीब 15% का फर्क लाया गया है ओवरऑल में कॉर्पोरेट टैक्स में। तो इससे जो कलेक्शन है, टोटल कलेक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स से कलेक्शन मतलब इससे ज्यादा हो गया डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन, जनता से टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया, उद्योगपतियों से कम हो गया, और ये इसी रिजिम में हुआ। ये तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हैं, आप जीएसटी को तो भुला ही दे रहे हैं। जीएसटी जिसको कि रिक्शा वाला भी देता है, जिसको को भीख मांगने वाला भी देता है, गरीब से गरीब आदमी भी जीएसटी देता है। और ये जो हम कहते हैं कि हर महीना 1,80,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन कर लिया, हमने रिकॉर्ड बना लिया, आपने टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं बनाया, आपने खून चूसने का रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि आम जनता से चूसा गया ये धन है जो जीएसटी है, जिसको राहुल गांधी ने कभी गब्बर सिंह टैक्स बोला था। आर्थिक नीतियों का अगर मूल्यांकन करना है तो इन मोटी बातों में भी मूल्यांकन हो जाता है। आर्थिक नीतियां बहुत शान से कही जाती हैं कि मोदी की सरकार में 23 करोड़ या 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। अरे यूपीए सरकार में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए थे, लेकिन तब जो गरीबी की रेखा की परिभाषा थी, आज 10 साल बाद, या कहें अगर यूपीए सरकार के पहले दिन से तो 20 साल बाद, वही है गरीबी रेखा की परिभाषा। 40-50 रुपया में पेट भरता है कि नहीं भरता है, यही गरीबी है। एक प्लेट की कीमत जो है आप देख लीजिए, सड़क गांव में या शहर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 38 रुपया है, कहीं 46 रुपया है। तो गरीबी की परिभाषा नहीं बदली, लेकिन इन्होंने संख्या के आधार पर कहा कि हमने स्थिति सुधार ली। अगर स्थिति सुधर जाती तो हम हंगर इंडेक्स में इतना पीछे क्यों जाते कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमसे आगे दिखाई पड़ता। हम वेलनेस में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पीछे क्यों जाते, हम पर कैपिटा इनकम में पिछड़ क्यों रहे होते। हमारे देश में, जैसा कि ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने बताया है कि हर 3 ग्रेजुएट में 2 ग्रेजुएट बेकार है, हर 3 बेरोजगार में 2 बेरोजगार जो है, हर घंटे 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह के आंकड़े कांग्रेस ने रखे हैं, और किसानों की आत्महत्या जारी है। हर क्षेत्र में जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमसे नौकरी छीनी है, छोटे मझोले उद्योग बंद हुए हैं, कारोबार खत्म हुए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बुरा हाल है। जिसको हम मेक इन इंडिया बोलते हैं तो दिखावे का मेक इन इंडिया है, उसके सारे कल पुर्जे हम आयात कर रहे हैं, चाइना से आयात कर रहे हैं। चाइना से हमारा जो आयात है बढ़ा है, हमारा भुगतान संतुलन चाइना के पक्ष में, हमारे खिलाफ में है, फिर भी हम अपनी आर्थिक नीतियों का दम भर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ, हम सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारा वॉल्यूम जो है, हमारा वॉल्यूम चाइना के मुकाबले कितना है,
चाइना हमसे 5.5 गुना बड़ा इकोनॉमी है, और अगर वो 1.5% भी तरक्की करता है तो समझिए हमारे 8.5% के बराबर है, और हम 6% तरक्की करते हैं तो 5 गुना कम कर लीजिए, 1.25% भी चाइना के बराबर नहीं होता है। इसको समझने की जरूरत है। अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो ये झूठी तरक्की, हम तीसरी इकोनॉमी हो गई। अरे तीसरी इकोनॉमी में हमने क्या योगदान किया? क्या ग्रोथ रेट हमने बढ़ा दी क्या? इसलिए तीसरी इकोनॉमी हुए। तीसरी इकोनॉमी बाय डिफॉल्ट हुए क्योंकि क्योंकि इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसे देश और किसी कारण से पीछे चले गए इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये सारे कारण हैं। तो अब इन पर बात होगी तो जवाब देना मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी सरकार को। इसलिए ये अच्छा है कि ये इस पर बहस हो, और निश्चित रूप से ये बैकफायर करेगा। जी।